इसका लेक्चर नंबर 22 है ना इसका। लास्ट टाइम मैंने जो है वो मैग्नेटाइजेशन और उसमें डायामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म जो है उसको स्टडी किया। टुडे आई विल डिस्कस फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, आज जो है वो हम फेरोमैग्नेटिज्म जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जो अपनी मैग्नेटाइजेशन जो है उसको रिटेन रखते हैं। ठीक है, रिटेन का मतलब है कि आप अगर मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दें तो उसके बाद भी वो मैग्नेटिक ही रहते हैं, यानी कि उनके अंदर मैग्नेटाइजेशन जो है वो रिटेन रहती है, मैग्नेटाइजेशन जो है वो ख़त्म नहीं होती। अब पैरामैग्नेटिज्म में तो ये होता है ना कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं तो उसके बाद जो आपके डाइपोल्स हैं जिन्होंने अपने आप को अलाइन किया होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो दोबारा उसी रैंडम पोजीशंस के अंदर जो है वो आ जाते हैं। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पर आयरन है, स्टील है, ठीक है, ये सारे फेरोमैग्नेटिक, कॉपर है, ये सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ये ऐसे मटेरियल्स हैं कि जो अपनी मैग्नेटाइजेशन जो है उसको कायम रखते हैं, इवन कि आप उससे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो उसको हटा भी दें। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब आप इनके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके बाद ये परमानेंट मैग्नेटिक बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये उतनी देर तक मैग्नेटिक नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, हटा भी दिया तो उसके बाद भी ये मैग्नेटाइजेशन जो है उसको शो करेंगे, इसलिए हम इनको परमानेंट मैग्नेटिक जो है उसका नाम भी देते हैं। तो फ्यू सब्सटेंसेस रिटेन देयर मैग्नेटाइजेशन even after the applied magnetic field is removed। जब आप मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर देते हैं तो वो ये रहते हैं। इस तरह के मटेरियल्स जो हैं इनको हम क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। सच मटेरियल्स are known as ferromagnetic materials। तो ऐसे मटेरियल जो हैं इनको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर आयरन, स्टील, फॉर एग्जांपल आयरन, स्टील, कॉपर, ये सारे जो हैं ये क्या, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। अब जब मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होता है तो इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट्स हैं वो कुछ रैंडम डायरेक्शंस के अंदर मौजूद होते हैं। ऐसे ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है तो जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं उनकी रैंडम डायरेक्शंस हैं। अब अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है तो
तो फिर ये मैग्नेटिक डाइपोल अपने आप को उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। इसको क्या लेंगे, फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनमें डाइपोल मोमेंट्स जो हैं वो रैंडम होते हैं और नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो होती है इनिशियली, यानी कि जब अभी आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया होता। लेकिन जो ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। और वो मैग्नेटाइजेशन उतनी देर तक रहती है जितनी देर तक आप मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव नहीं करते। लेकिन जो ही आप मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं तो उसके बाद मैग्नेटाइजेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है या फिनिश हो जाती है। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनके अंदर जो डाइपोल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वो प्रेजेंट होते हैं उन रीजन के अंदर जो कि अलाइंड होते हैं विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिया तो वो आप जिस डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो गए हैं वो वापस अपनी रैंडम पोजीशन के अंदर जो है वो नहीं आएंगे एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में पहले तो नेट मैग्नेटाइजेशन होती ही जीरो है, फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, डाइपोल्स ने अपने आप को अलाइन किया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जितनी देर तक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाइड रहा उतनी देर तक वो मैग्नेटाइजेशन शो करते रहे, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन रहे हैं। लेकिन जो ही आपने उसको रिमूव किया है तो वो मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन फेरो मैग्नेटिक मटीरियल्स के अंदर वो मैग्नेटाइजेशन जो है वो रिटेन रह जाती है। तो इन द फेरो मैग्नेटिक मटीरियल्स, तो जो फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स हैं द डाइपोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जो डाइपोल्स बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आर प्रेजेंट इन द रीजन with some aligned form जो कि किसी अलाइंड फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है। ये उस वक्त तक जब आपने अभी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, यानी कि कुछ ऐसी डोमेन्स, ये रीजन्स होते हैं इनको हम कहते हैं डोमेन्स, वो डोमेन्स इनके अंदर डाइपोल्स होते हैं। तो कुछ डोमेन्स ऐसी होती हैं कि जो पहले से ही कुछ अलाइंड फॉर्म में होती हैं, यानी कि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रैंडम नहीं होती। लेकिन जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, बट व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अप्लाई कर देते हैं तो दीज रीजन्स आर मोर ऑर्गेनाइज्ड, तो ये और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं। दीज रीजन्स आर मोर ऑर्गेनाइज्ड, तो ये रीजन्स जो हैं ये पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज, पहले भी होते हैं किसी हद तक ऑर्गेनाइज, लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एंड देयर डायरेक्शन इज सेम, और ये जो रीजन्स होते हैं इनकी डायरेक्शन भी सेम होती है,
ठीक है। अब ये क्या है कि जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया हुआ है, पहले भी थे फेरोमैग्नेटिक में लेकिन मजीद वो अलाइन हो गए, लेकिन जब हम रिमूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, व्हेन वी रिमूव द मैग्नेटिक फील्ड, अब जब आपने मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको रिमूव कर दिया तो ये रीजन जो है वो स्टिल प्रेजेंट है, यानी कि वो रीजन के जो ऑर्गेनाइज्ड हैं वो स्टिल प्रेजेंट, एंड these regions are still present, और ये रीजन जो हैं ये अभी भी प्रेजेंट हैं, और नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, एंड नेट डाइपोल मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड, और एक नेट डाइपोल मोमेंट यानी कि सारे डाइपोल की वजह से एक डाइपोल मोमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, और मटेरियल जो है वो एक स्ट्रांग मैग्नेटिक बन जाता है, एंड द मटेरियल becomes a strong magnetic. तो मटेरियल एक स्ट्रांग मैग्नेटिक बन जाता है, यानी कि अगर हम ये जो चीज़ मैंने राइट डाउन की है इसको मैं फिगर में अगर डिस्क्राइब करूं तो आप देखें कि ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर मैं कुछ रीजन्स बना देता हूं। अब इनमें से कुछ रीजन्स ऐसे हैं कि जो पहले ही अलाइन फॉर्म में है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो अलाइंड फॉर्म में नहीं है। ये इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सिचुएशन, कुछ अलाइंड है कुछ अलाइंड नहीं है। लेकिन अगर आप इसको कह रहे हैं ये फिगर 3 है, एक फिगर 4 बनाते हैं इसी तरह, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपने अप्लाई कर दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई किया इन दी presence of magnetic field। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अप्लाई कर दिया है, तो अब ये सारे एक ही डायरेक्शन के अंदर रीजन्स होंगे। तो अब ये क्या बन गया है, ये एक फेरोमैग्नेटिक मटीरियल है, इसको आप फिगर 4 का नाम दिया। दिस इज ए फेरोमैग्नेटिक मटीरियल एंड इट इज ए स्ट्रांग मैग्नेटिक बिकॉज इन इट ऑल, जितने भी हमारे पास डाइपोल्स हैं दे आर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये मैग्नेटाइजेशन होती है
और इसकी बेस के ऊपर आपने इन मैग्नेटाइज्ड मटेरियल जो हैं इनको क्लासिफाई किया है, जिसमें आपने डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक पढ़े। तो अगर हम इनको समराइज करें तो बेसिकली मैग्नेटाइजेशन क्या है? डाइपोल मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन की एक्चुअली पोलराइजेशन है। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में चार्जेस की पोलराइजेशन होती है, यहाँ पर जो डाइपोल्स हैं वो एक डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। और इस मैग्नेटाइजेशन की बेस पर तीन मटेरियल्स हैं, डाया, पैरा और फेरो। डाया के अंदर मैग्नेटाइजेशन जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। पैरा में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है, लेकिन उस वक्त तक होती है जब तक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होता है। और जो हमारे पास फेरो है उसके अंदर पहले भी स्टिल रीजन ऐसे होते हैं कि जो अलाइंड होते हैं, लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो वो अपने आप को सारी की सारे जो रीजन हैं अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं और अपनी इस पोजीशन को वो रिटेन करते हैं टिल कि आप उसे मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दें तो वो मैग्नेटिक ही रहता है। ये हमने अभी तक जो है वो कल का इस चीज़ को स्टडी किया। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और वो नेक्स्ट टॉपिक है कि टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। कि मैग्नेटिक डाइपोल जो है उसके ऊपर कितना टॉर्क एक्ट करता है जब आप किसी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। टॉर्क फोर्स ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। इसके अंदर हमने दो केसेस जो हैं उनको स्टडी करना है। व्हेन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एंड व्हेन नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। ये दो किस्म के हमने केसेस जो है वो स्टडी करने हैं। व्हेन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल magnetic field is applied, और दूसरा है कि when non-uniform magnetic field is applied। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों के केसेस में हमने देखना है कि हाउ टार्क एक्ट्स अपॉन द मैग्नेटिक डाइपोल। तो देखते हैं फिर इसको टार्क को। तो एक मैग्नेटिक डाइपोल जब वो टार्क एक्सपीरियंस करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, a magnetic dipole experiences a torque in the magnetic field। तो जब आप एक मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर एक टार्क जो है वो एक्ट करता है, सेम उसी तरह जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलर वही प्रोसेस होता है। अब हमने जो है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप। लेट वी हैव to calculate the torque on the rectangular current loop।
एक रेक्टेंगुलर करंट लूप है, उसके ऊपर करंट टार्क को करना है, और ये रेक्टेंगुलर करंट लूप किधर पड़ी हुई है? इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा हुआ। अब मुझे पहले इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिगर्स जो हैं वो मुझे ड्रा करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पर मैं ये फिगर ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास एक्सेस हैं, ये Z है, ये Y है, और ये X है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लूप है, ठीक है। ये एक लूप बन रही है, और इधर से ये डायरेक्शन है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, और यहाँ से इधर तक ये कोई एंगल थीटा जो है वो फॉर्म हुआ है। अब इधर से जो है वो इसको इसके साथ मिला दें, तो इधर से भी एक एंगल थीटा जो है वो बन रहा है। ये साइड जो है इसको आप कह लें कि ये कोई ए साइड है, और इसको कह लें कि ये कोई बी साइड है। यहाँ पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको आपने अप्लाई किया हुआ, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? दैट इज ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसको कह लें कि ये कोई फिगर 1 है। तो अब यहां पर बी जो है मैग्नेटिक फील्ड, लेट बी पॉइंट्स इन द Z डायरेक्शन। तो B जो है वो पॉइंट कर रहा है किसमें? Z डायरेक्शन के अंदर। ये फिगर 1 में हमने इसको शो किया। अब जो फोर्सेज हैं ऑन टू स्लोपिंग साइड्स, द फोर्सेज ऑन द टू स्लोपिंग साइड्स, दो स्लोपिंग साइड्स के ऊपर जो फोर्सेज हैं कैंसल and the forces on the horizontal sides, और जो फोर्सेस हॉरिजॉन्टल साइड्स के ऊपर हैं आर लाइकवाइज इक्वल एंड ऑपोजिट, और लाइकवाइज इक्वल एंड ऑपोजिट। वो इक्वल और ऑपोजिट है। ये भी अपने एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं।
ठीक है, दे विल आल्सो कैंसल each other, but still generates the torque. ये भी अपने आप को एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, लेकिन फिर भी ये टार्क जो है ये प्रोड्यूस करती है, क्योंकि ये टार्क हमेशा जब एक कपल बन रहा हो तो कपल की वजह से टार्क जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो यानी कि इन फोर्सेस की वजह से स्टिल ये इसको इस रेक्टेंगुलर लूप को जो है वो रोटेट करेगा, यानी कि इस रेक्टेंगुलर लूप की ये कुछ इस तरह की रोटेशन होगी, ऐसे इसको करेगा, इसमें से आई करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अब जो लेंथ है इस रेक्टेंगुलर लूप की वो b है। अच्छा, अब ये जो हमने यहाँ पर ये सेंटेंस लिखी है कि फोर्सेस ऑन द टू स्लोपिंग साइड्स कैंसल एंड द फोर्सेस ऑन द हॉरिजॉन्टल साइड्स आर लाइकवाइज इक्वल एंड अपोजिट। तो इसके लिए हमें एक और फिगर ड्रा करनी पड़ेगी। ये यहाँ से तो हमें इधर से इस रेक्टेंगुलर लूप से सही नहीं पता चल रहा कि फोर्सेस जो हैं वो किस तरह एक्ट कर रही हैं। तो इसके लिए मैं एक और फिगर बी जो है वो यहाँ पर ड्रा करता हूँ। ये वाई ये जेड, अच्छा ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये जा रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है। अब जो फोर्सेस हैं वो ये आ रही हैं आपके पास, ये एक फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है एफ, एक फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है एफ। यहां से ये कोई एंगल थीटा जो है वो बना रहा है, ये माइनस वाई हो गया, ये जेड हो गया और ये माइनस जेड हो गया, और ये जो यहां से यहां तक है ये ए है पूरा लेंथ इसका इधर से इधर तक। अब ये दो फोर्सेस जो हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है। ये दो फोर्सेस कपल प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसके कपल की वजह से ये वाली रेक्टेंगुलर रूट जो है अपने एक्सिस के अबाउट जो है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। जब आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी जो कि जेड डायरेक्शन में है उसको अप्लाई किया हुआ, तो ये फिगर 2 आप इसको क्या है। अब अगर आप राइट हैंड रूल जो है वो लगाएं तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है बाय राइट हैंड रूल द मैग्नेटिक dipole moment is perpendicular to the plane। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है यही मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये जो प्लेन बन रही है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब थीटा जो एंगल है वो अप्लाइड फील्ड, देयर इज ए थीटा एंगल बिटवीन अप्लाइड फील्ड, ये जो अप्लाइड फील्ड है ये वाला तो जेड डायरेक्शन में है, इसके और डाइपोल मोमेंट के दरमियान
एंड डाइपोल मोमेंट m। तो थीटा का एंगल है जो डाइपोल मोमेंट m और मैग्नेटिक फील्ड जो कि z डायरेक्शन में है उसके दरमियान है। तो टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है? टॉर्क हमेशा तब प्रोड्यूस होता है जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस इज नॉट सेम। ठीक है, जब लाइन ऑफ एक्शन जो है दोनों फोर्सेस की वो अगर तो एक ही लाइन ऑफ एक्शन से गुजर रहे हैं तो फिर तो टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मोमेंट आर्म ही कोई नहीं होगा। टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए मोमेंट आर्म का होना जरूरी है। मोमेंट आर्म का मतलब है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ही सेम है तो फिर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से है ही नहीं है, तो फिर टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा? लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है इन दोनों फोर्सेस की वो सेम नहीं है। ठीक है, लिहाजा ये दोनों फोर्सेस जो है ये क्या कर रही हैं, ये टॉर्क को प्रोड्यूस कर रहे हैं। टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड, टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होता है व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस इज नॉट सेम। जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है दोनों फोर्सेस का वो सेम नहीं है। ठीक है, तो अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दोनों का सेम है तो फिर तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अब इसकी वजह से अब चूंकि लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम नहीं है तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो अब जो नेट टॉर्क इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, नाउ द लूप विल रोटेट। अब लूप जो है वो रोटेट करेगी ड्यू टू टॉर्क, टॉर्क की वजह से। और वो जो टॉर्क इसके ऊपर एक्ट कर रहा है वो N इज इक्वल टू R क्रॉस F के बराबर होगा। यही फार्मूला होता है इसका। इसको आप लिख सकते हैं कि N इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। अब दो साइड्स हैं आपके पास, लेफ्ट साइड है और राइट साइड है। तो अब इसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है ऑन लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड के ऊपर टॉर्क एक्ट कर रहा है एम आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू a/2 साइन ऑफ थीटा एक्स यूनिट वेक्टर। ये देखें ना, इन दोनों का हाफ इधर से कितना होगा, a/2 लेफ्ट साइड। पूरी लेंथ कितनी है उनकी, a है। ठीक है, उनका हाफ हाफ जो है वो a/2 होगा। और ये x डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो x इस प्लेन का परपेंडिकुलर कौन सा है, जो इस तरफ एक एक्सेस आ रही है, x एक्सेस। इसलिए मैंने वहां पर क्या लिखा है, x यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये लेफ्ट साइड के ऊपर। इसी तरह राइट साइड के ऊपर ऑन राइट साइड n इज इक्वल टू r क्रॉस f a/2 साइन थीटा x यूनिट वेक्टर। अब यहां पर ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये टॉर्क एक फोर्स है। तो इस फोर्स की वजह से लूप रोटेट करेगी और लूप रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि ये टॉर्क इसको इस तरह रोटेट कराएगा। ठीक है, तो ड्यू टू
द फोर्स द लूप will rotate in anti-clockwise direction। तो लूप जो है फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। और अगर राइट हैंड रूल लगाएं तो राइट हैंड रूल के मुताबिक R क्रॉस F यानी कि A और F, ये A और ये F, तो इसका परपेंडिकुलर X, तो राइट हैंड रूल गए तो इसके मुताबिक इसका परपेंडिकुलर X होगा। ठीक है, वो जो क्रॉस प्रोडक्ट में आप लगाते हैं तो वो परपेंडिकुलर X होगा, इसलिए टॉर्क जो है वो X डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि विद राइट हैंड रूल, अगर हम इसके ऊपर राइट हैंड रूल जो है वो लगाएं तो टॉर्क पॉइंट इन एक्स डायरेक्शन, तो टॉर्क जो है वो एक्स डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और दोनों फोर्सेस जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को प्रोड्यूस करेंगे। बोथ फोर्सेस produces anti-clockwise torque। और दोनों फोर्सेस जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि इस तरह रोटेट करेगी लूप। ये एक्ट कर रही है, इसको इस तरह रोटेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमें पता लग गया कि ये अब टॉर्क इसके ऊपर। अब हमने इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करना है। अब टाइम ओवर हो गया तो मैं इसको फिर कल जो है वो इसे सॉल्व करूँगा। ठीक है।